संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका एवं संविधान का दर्शन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। भारत के संविधान में जैसे कि प्रस्तावना दिया गया है, वैसे ही हर एक संविधान के शुरुआत में सामान्यतः जनरली एक प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल होता है, जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। ये प्रस्तावना का मुख्य प्रयोजन यानी उद्देश्य संविधान निर्माताओं के विचारों तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करना होता है, जिससे संविधान की क्रियान्विति तथा उसके पालन में संविधान की मूल भावना का ध्यान रखा जा सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। यह तो भारत के प्रजातंत्रीय गणतंत्रात्मक राज्य का एक संक्षिप्त लेकिन सारपूर्ण घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में इस प्रकार रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्दों तथा भावों को जोड़ा गया है और अब संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। संविधान की प्रस्तावना है ये: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना में व्यक्त किए गए भाव सबसे पहले सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ही 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में अपनाए गए थे। पंडित नेहरू का यह उद्देश्य प्रस्ताव राष्ट्रीय आंदोलन के लक्ष्यों तथा महात्मा गांधी के विचारों और भावनाओं पर आधारित था। प्रस्तावना के कुछ मुख्य तत्वों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है। जैसे कि प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है? हम भारत के लोग, प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है, उसमें 3 बातें स्पष्ट होती है, क्लियर होती है। पहला, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में यानी भारत की जनता में निहित है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है तथा तीसरा, भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, भारत की जनता की इच्छा का रिजल्ट है, परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। संविधान सभा सही रूप में भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी और प्रस्तावना में व्यक्त शब्द हम भारत के लोग न केवल भावात्मक दृष्टि से बल्कि यथार्थतया भी सत्य है। इन शब्दों के विषय में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, मैं समझता हूँ कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है एवं इनमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। हम भारत के लोग शब्दों का एक अंतर्निहित अभिप्राय यह भी है कि क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित तथा स्वीकृत किया है, भारतीय जनता ने, भारत की जनता ने संविधान का निर्माण किया है और इसको स्वीकार किया है, इसीलिए भारतीय संघ का कोई एक राज्य अथवा अवयवी एककों का समूह ना तो संविधान को समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान द्वारा निर्मित संघ से संबंध विच्छेद कर सकता है, यानी संबंध तोड़ सकता है। ठीक है, ना तो संविधान का अंत कर सकता है, समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान के द्वारा जो
संघ निर्मित किया गया है उससे संबंध को तोड़ सकता है या विच्छेद कर सकता है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी से भारत की अधिराज्य की स्थिति डोमिनियन स्टेटस समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए या स्विट्जरलैंड की तरह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से इंटरनल या एक्सटर्नल अप्रोच से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार या आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी ब्रिटिश शासन सत्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान सभा में ही अनेक सदस्यों द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन सभा के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि संविधान को किसी एक विशेष दर्शन के साथ जोड़कर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। अंत में दूसरा विचार ही मान्य हुआ। क्या विचार मान्य हुआ? कि किसी एक विशेष दर्शन को जोड़कर उसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन 1976 में तत्कालीन उस समय के जो शासक वर्ग के द्वारा सोचा गया कि 1976 में उस समय के शासक वर्ग जो थे उनके द्वारा सोचा गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक दिशा दी जानी चाहिए और इस उद्देश्य से भारत राज्य के लिए समाजवाद शब्द का उल्लेख किया गया। समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अपने आप में भिन्न है और भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही इसे अपनाया जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन 1976 के पहले तक धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया गया था। अब इसे प्रस्तावना में यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में स्थान दे दिया गया है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द के उल्लेख से धर्मनिरपेक्षता को और बल प्राप्त हो गया है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत की जो जनता है वह अपनी इस राजसत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही करती है। ठीक है। भारत की जनता जो है अपनी राजसत्ता का इस्तेमाल डायरेक्टली तो नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उनके माध्यम से ही करती है। ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतंत्रात्मक राज्य है जहां राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है, लेकिन भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य भी है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा न होकर भारत की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यानी इनडायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा राष्ट्रपति है। ठीक है। निर्वाचित राष्ट्रपति है। एक ओर तो भारत ने गणतंत्रीय स्वरूप स्वीकार किया, किंतु इसके साथ ही 16 मई 1949 को भारत की संविधान सभा ने यह मान लिया कि भारत राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बना रहे। राष्ट्रमंडल की इस सदस्यता के आधार पर अनेक व्यक्तियों द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि राष्ट्रमंडल के सदस्य राज्यों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः भारत न तो सर्व प्रभुत्व संपन्न राज्य है और न ही गणतंत्र। वास्तव में उपयुक्त विचार ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रमंडल एक लचीला संगठन है और जिस समय भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्रदान की गई उसी समय राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि राष्ट्रमंडल में भारत की स्थिति वैधानिक रूप में अन्य उपनिवेशों या सदस्य राज्यों से कुछ अलग है। वास्तव में भारत राज्य की प्रभुत्व संपन्नता या उसका गणतंत्रात्मक रूप उसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता से बिल्कुल अप्रभावित है।
इस संबंध में सदस्यों के भय का निराकरण करते हुए पंडित नेहरू ने 10 मई 1949 को संविधान सभा में कहा था, राष्ट्रमंडल की सदस्यता की कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है। राष्ट्रमंडल की शक्ति उसके लचीलेपन तथा सदस्यों की पूर्ण स्वतंत्रता में निहित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत इन शब्दों के आधार पर यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आधार पर संविधान के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। यद्यपि हमारे संविधान के द्वारा प्रतिनिध्यात्मक शासन को अपनाया गया है, जो व्यवहार के अंतर्गत बहुमत वर्ग का ही शासन होता है, लेकिन हमारे संविधान का लक्ष्य अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य यह है कि समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए और जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थिति के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी कृत्रिम सामाजिक दीवारों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का पूरक है और इसका तात्पर्य यह है, आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता हो। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है, पॉसिबल है, जबकि उत्पादन और वितरण, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के साधनों पर समस्त समाज का अधिकार हो और उनका प्रयोग समस्त समाज यानी पूरा समाज के हितों की दृष्टि से किया जाए। इसमें सभी व्यक्तियों के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार रोजगार के बदले में भरण पोषण के लिए पर्याप्त वेतन, इनफ सैलरी और गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत आदि बातें निहित है। आर्थिक न्याय के इस लक्ष्य की प्राप्ति कल्याणकारी राज्य या समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना के आधार पर ही की जा सकती है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मताधिकार और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो उल्लेख किया गया है, उसमें यह भाव निहित है कि समाज के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों के लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, पिछड़े वर्ग जो है, कमजोर वर्ग जो, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए, उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का कार्य नहीं किया जा सकेगा। अतः भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की जो व्यवस्था की गई है वह न्याय की धारणा के अनुकूल और उसकी प्राप्ति का एक साधन है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रजातंत्री व्यवस्था और वयस्क मताधिकार को अपनाकर राजनीतिक न्याय को तो तत्काल ही प्राप्त किया गया है। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों, विशेषकर समानता के अधिकार में व्यवस्था की गई है। धर्मनिरपेक्षता भी इसी दिशा में एक चरण है, लेकिन न्याय के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक न्याय है। हमारे संविधान निर्माता, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, इस तथ्य से परिचित थे। उनको पता था कि आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति तत्काल ही नहीं की जा सकती, अतः उनके द्वारा आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधानों को मौलिक अधिकारों में नहीं बल्कि नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया। भारत राज्य में आर्थिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो कुछ किया गया है उसकी तुलना में बहुत अधिक किया जाना बाकी है, शेष है। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत के करोड़ों लोग आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय तक और मौन रूप में यानी चुप रहकर प्रतीक्षा, इंतजार नहीं करते रहेंगे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इससे क्या तात्पर्य है? क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग किया गया प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, भारत के जो संविधान है उसके प्रियम्बल में। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय बल्कि इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भारतीय संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है।
हमारे संविधान का निर्माण करने वाले यानी जो संविधान निर्माता है उनका नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं, हमारे संविधान निर्माता नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से नहीं बल्कि ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता से प्रेरित थे जिसके आधार पर व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। इसी आधार पर संविधान निर्माताओं के द्वारा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की धारणा को अपनाते हुए संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के साधन की भी व्यवस्था की गई है। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को दो आयामों में अपनाया गया है। ये है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता वह साधन है जिसके आधार पर प्रतिष्ठा की समानता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व या बंधुता है और संभवतया इसकी प्रेरणा 10 दिसंबर 1948 के मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रथम अनुच्छेद से प्राप्त की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान हैं। उन्हें प्रकृति से विवेक तथा विश्वास प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण यानी व्यवहार किया जाना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत मूलभूत रूप में विद्यमान एकता से परिचित थे, यानी जो संविधान के निर्माता थे उनको मालूम था कि विविधता के बावजूद भारत में एकता भी है और वे चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाएं। अतः हमारे संविधान का बंधुता का आदर्श दो आधारों पर टिका हुआ है। ये दो आधार है, पहला राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा दूसरा। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं के मन और मस्तिष्क में इस देश के समस्त नागरिकों यानी सभी नागरिकों के लिए बंधुता और इसके साथ ही राष्ट्र की एकता का विचार बहुत अधिक प्रबल था और इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल एवोल्यूशन। प्रस्तावना के संबंध में एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते हुए भी उन्हें न्याय योग्य जस्टिसेबल स्थिति प्राप्त नहीं होती है। न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर के शब्दों में प्रस्तावना अपने आप में ना तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और न ही शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन। वस्तु स्थिति यह है कि जहाँ संविधान के शब्द अपने आप में नितांत स्पष्ट है वहाँ प्रस्तावना के आधार पर कोई दूसरा अर्थ नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता है वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने कहा है, प्रस्तावना संविधान के आदर्शों व आकांक्षाओं को बताती है। न्यायाधीश महाजन ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य में कहा था कि धारा 22(5) की जो व्याख्या मैंने की है उसका समर्थन संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त शब्दों से होता है। यह प्रस्तावना हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है। यह संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ अंग है। संविधान का दर्शन फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में केवल सरकार के तंत्र के ढांचे की ही व्यवस्था नहीं होती, बल्कि उसमें संविधान निर्माताओं की विचारधारा और दर्शन, उनके संविधान निर्माताओं के आइडियोलॉजी एंड उनके फिलॉसफी का भी समावेश रहता है। संविधान में निहित राजनीतिक विचारधारा और दर्शन से अभिप्राय है कि संविधान के मूल्य, मानदंड, दृष्टिकोण और नैतिक सोच क्या है। संविधान के प्रति विधिक अथवा कानूनी नजरिया रखने वाले भले ही यह मानते हो कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है, कानून और मूल्य अलग अलग बात है। अतः संविधान के प्रति केवल कानूनी दृष्टिकोण ही अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया।
यह भी सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, तथापि बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनका सरोकार एवं झुकाव हमारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों से होता है। जब हम भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन पर विचार करते हैं तो इसका आशय है कि संविधान निर्माताओं के क्या ध्येय, लक्ष्य और मूल्य थे। किन किन उदात्त आदर्शों और मूल्यों से प्रभावित होकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण के समय उन्होंने क्या क्या सपने देखे। उन आदर्शों, मूल्यों, ध्येयों और सपनों को संविधान में यत्र तत्र यहाँ वहाँ कैसे संजोया गया। वस्तुतः हमारे संविधान के द्वारा गत हजारों वर्षों की संस्कृति में पनपे आदर्शों, मूल्यों, आकांक्षाओं एवं आस्थाओं को वाणी देने का प्रयास किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा अथवा उसकी प्रारूप समिति ने देश के लिए एकदम नया और मौलिक संविधान नहीं बनाया था। यह संविधान तो स्वाधीनता संघर्ष यानी स्वतंत्रता संघर्ष और संवैधानिक सुधारों की लंबी कहानी के बीच बराबर बनता रहा था। जब लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे का नारा दिया, तो इस नारे में देश की स्वाधीनता ही नहीं, उसके भावी संविधान का दर्शन भी अंतर्निहित था। नेहरू रिपोर्ट में और बातों के साथ साथ राज्यों के जिस ढांचे की तथा व्यक्ति के लिए जिन मूलभूत अधिकारों की संकल्पनाएं की गई थी, आगे चलकर स्वाधीन भारत यानी स्वतंत्र भारत के संविधान में प्रायः उन सब का समावेश हुआ, उन सबको शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। संविधान के दर्शन से क्या अभिप्राय है, इसको जानने से पहले जरूरी है कि आप दर्शन क्या होता है ये जान ले। ठीक है, दर्शन से क्या अभिप्राय, फिलॉसफी से आप क्या समझते हैं। दर्शन नैतिकता और मूल्यों पर जोर देता है। ठीक है, दर्शन किस पर जोर देता है, दर्शन नैतिकता और मूल्यों पर जोर देता है। दर्शन आदर्शों एवं सिद्धांतों पर जोर देता है। दर्शन न केवल क्या है का परीक्षण करता है, बल्कि यह भी देखता है कि कैसा होना चाहिए। दर्शन उद्देश्यों एवं आकांक्षाओं को परिलक्षित करता है। दर्शन सकारात्मक, मानकात्मक एवं सृजनात्मक सपनों को अभिव्यक्त करता है। इन शॉर्ट दर्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसका श्रेष्ठतम रूप कैसा होना चाहिए, इस पे जोर देता है, कैसा होना चाहिए पे। दर्शन से क्या तात्पर्य है ये तो आप भली भांति जान चुके हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि संविधान के दर्शन से क्या अभिप्राय है। संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके पीछे अनेक उदात्त मूल्यों एवं नैतिक आस्थाओं का आधार है। ये उदात्त मूल्य और नैतिक आधार संविधान के राजनीतिक दर्शन को प्रस्फुटित करते हैं। संविधान के राजनीतिक दर्शन से हमारा अभिप्राय है संविधान निर्माताओं की कल्पना का भावी भारत अर्थात भारतीय संविधान के दस्तावेज को संविधान निर्मात्री सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। इससे हमें संविधान में अंतर्निहित आदर्शों, मूल्यों और विचारधाराओं को समझने, परखने का अवसर मिलता है। संविधान कतिपय अवधारणाओं और बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे समता, न्याय, व्यक्ति की गरिमा आदि। इन अवधारणाओं की व्याख्या और विश्लेषण से संविधान के राजनीतिक दर्शन का परिज्ञान होता है। संविधान में कैसे समाज और शासन व्यवस्था की हमने कल्पना की थी, क्या उस कल्पना या आदर्श को हम पूरा कर पाए। संविधान के दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम विचार करें कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान का राजनीतिक दर्शन समूचे संविधान में यत्र तत्र बिखरा हुआ है, तथापि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के अध्याय राजनीतिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ निचोड़ है। उद्देशिका, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व सभी एक ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग है। उद्देशिका, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व के शीर्षकों के अंतर्गत संविधान योजना में समतावादी समाज के निर्माण पर और सामाजिक आर्थिक न्याय की संकल्पना पर जोर दिया गया है। उद्देशिका के साथ साथ मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। वे एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक है। ठीक है, उद्देशिका जो है प्रियम्बल, उसके साथ साथ मूल अधिकार और निर्देशक तत्व जो है संविधान की आत्मा है और वे एक दूसरे के पूरक तथा अनुपूरक है।
संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना मूल आदर्शों और दार्शनिक अभिधारणाओं को मुख्यतः नैतिक रूप में व्यक्त करती है। यह संवैधानिक प्रावधानों को औचित्य प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की उपलब्धि के लिए विधायिका और कार्यपालिका का नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन करते हैं। इनमें आर्थिक और सामाजिक न्याय तथा विश्व शांति के उदात्त सिद्धांत शामिल है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये आदर्श भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान की सफलता का एक प्रधान कारण उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य, उदारवादी दर्शन तथा लचीला स्वरूप है। ये चैप्टर हो गया फिनिश। वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।